डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स है क्या। इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन वो डेफिनेशन में क्या कह रहा है। स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स है, यानी कि हमने क्या करवाना है कि एक टारगेट न्यूक्लियस ले लेना है, उस पर हमने क्या करानी है, प्रोटॉन को बछाड़ करवाना है, यानी कि उनको उस पर हमने प्रोटॉन को फॉल करवाना है। तो उससे हमें कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ड्यूट्रॉन भी निकलेंगे, गामा रेज भी निकलेगी और न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो वो हम अलग-अलग उनको सबको डिस्कस करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स कब निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स कब निकलेंगे और हीलियम पार्टिकल्स कब निकलेंगे, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन कब निकलेंगे, और ये सब हम अलग-अलग इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिटेल में देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स की। स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन की डेफिनेशन है, द प्रोटॉन इज एन हाइड्रोजन न्यूक्लियस डिनोटेड बाय H11, यानी कि वो कह रहा है कि जो प्रोटॉन है वो है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, जिसे हमने डिनोट करते हैं H11 से, यानी कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम H11, उसे हम प्रोटॉन कह सकते हैं और उसे हम P से भी डिनोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स H11 को P को, यानी कि उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटॉप है प्रोटियम वो प्रोटॉन भी है, और उसे हम H11 से भी डिनोट कर सकते हैं और P से भी डिनोट कर सकते हैं। In a nuclear reaction, it was discovered by Rutherford in 1990। जो स्टूडेंट जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नेम है रदरफोर्ड। उसने कब डिस्कवर किया था? उसने 1990 में डिस्कवर किया था। बाद में एक साइंटिस्ट था क्रॉक्राफ्ट और उसका एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम था वाल्टन। उन दोनों ने क्या किया था कि इससे जो रदरफोर्ड ने 1990 में जो प्रोटॉन डिस्कवर किया था उस पर उसने काम करवाया, यानी उसको उसने ट्रांसमुटेशन करवाया और वहां से उसने कुछ जो एक्सपेरिमेंट थे वो इमेजिन किए। वो क्या है एक्सपेरिमेंट, वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से उसने एक्सपेरिमेंट इमेजिन किए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन। जो टू साइंटिस्ट थे वाल्टन एंड क्रॉक्राफ्ट, ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने हीलियम प्रोटॉन को मुख्तलिफ पार्टिकल्स के ऊपर उन्होंने फॉल करवाया, तो उन्हें कुछ मुख्तलिफ रेडिएशंस नजर आई। वो कौन कौन सी रेडिएशन नजर आई? नंबर आया प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोटॉन गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शन एंड प्रोटॉन ड्यूट्रियम न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि उन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक दफा प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या विचार करवाया, दूसरी दफा उन्होंने जब प्रोटॉन को किसी भी एटम के ऊपर बिछाड़ करवाया तो अल्फा पार्टिकल्स निकले एक दफा, दूसरी दफा प्रोटॉन को उन्होंने बिछाड़ करवाया तो न्यूट्रॉन्स भी एक निकला। यानी कि जब भी उनको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे उनमें से जो एक एटम था वो जरूर इसका था, ये पहले में अल्फा पार्टिकल आ रहा था, दूसरे में न्यूट्रॉन आ रहा था, तीसरे में गामा रेज आ रही थी और चौथे में ड्यूट्रॉन आ रहा था। यानी कि जो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप्स है H11, वो उसने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था कि जब उसने प्रोटॉन को किस पर फॉल करवाया, बेरिलियम पर, बेरिलियम 49 पर उसने फॉल करवाया, तो वहां से उसने एक ड्यूट्रॉन इमेजिन किया। यानी कि जब भी जो भी प्रोडक्ट्स आएगा उसका जो एक न्यूक्लियस होगा वो इनमें से होगा, यानी कि एक दफा अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, गामा रेज और ड्यूट्रॉन आएगा जरूर जब भी वो किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन को फॉल करवाएगा। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जब उसने प्रोटॉन को किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाया तो अल्फा पार्टिकल्स निकला, वो कैसे निकला, इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है, बाद में हम इसकी एक एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। हम सबकी जनरल इक्वेशन और उनकी एग्जांपल को साथ साथ लेकर चलेंगे। फर्स्ट है P और अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि P फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा फॉर अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन। वो क्या कह रहा है कि एक उसके पास क्या है, टारगेट न्यूक्लियस है XZA। क्या किया उसने, XZA जो टारगेट न्यूक्लियस था उस पर उसने क्या किया कि प्रोटॉन की बुछाड़ करवा दी, यानी कि उसके ऊपर उसने प्रोटॉन को फॉल करवाया।
तो प्रोटॉन को फॉल करवाने के बाद जो उसके पास एक टारगेट, जो न्यूक्लियस इमेजिन हुआ, जो न्यूक्लियस, न्यू न्यूक्लियस वजूद में आया, जो बना, वो था CN। CN का स्टूडेंट जो मतलब है वो है कंपाउंड न्यूक्लियस, यानी कि एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। जब भी उसने एक टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर हाइड्रोजन H11 को बुछाड़ करवाया तो एक कंपाउंड न्यूक्लियस निकला। कंपाउंड न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर होगा वो Xz+1 होगा और उसका मास नंबर Za+1 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट था, एक टारगेट न्यूक्लियस था Xza, उसमें उसने प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ऐड कर दिया। जो कंपाउंड न्यूक्लियस निकला बाद में, वो क्योंकि वो अनस्टेबल है, उसने स्टेबल स्टेट में जाना है। अनस्टेबल को स्टेबल स्टेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, तो स्टेबल स्टेट में जाएगा तो वो 2 लेटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। जब 2 लेटर न्यूक्लियस में डिवाइड होगा तो एक जो न्यूक्लियस होगा उसमें से जो एटॉमिक नंबर है वो 1 लेस होगा और जो उसका मास नंबर है वो 3 लेस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं उसका प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की तादाद 1 कम होगी और जबकि उसके न्यूट्रॉन की तादाद 3 कम होगी। तो उसमें से एक हीलियम पार्टिकल निकलेगा He24। तो यही स्टूडेंट जो हीलियम पार्टिकल है He24, यही स्टूडेंट दरअसल हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट जनरल रिएक्शन में p अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन में कि उसने क्या किया कि एक न्यूक्लियर टारगेट था, उसके ऊपर प्रोटॉन की बुछाड़ करवाई, तो एक तो निकला न्यूक्लियस निकला, प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक है YZ-1 A-3 और एक अल्फा पार्टिकल जरूर निकला है। ये थी स्टूडेंट्स जनरल रिएक्शन। अब हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल में क्या कह रहा है वो। एग्जांपल उसने ले ली स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन को यानी कि H11 को, प्रोटॉन को उसने क्या किया कि लिथियम एटम पर फाल करवा दिया, लिथियम न्यूक्लियाई के ऊपर उसने बुछाड़ करवा दिया। तो ये स्टूडेंट लिथियम न्यूक्लियाई आ गया, ये आ गया प्रोटॉन आ गया H11। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और उसका मास नंबर होता है 7, ये इधर मेंशन किया हुआ। जब लिथियम का 3 और +1 4 आ गया, 7 + 1 = 8 आ गया। तो 4 जो एटॉमिक नंबर होता है वो कौन सा एटम है, वो है बेरिलियम का एटम। उसे हम रिप्रेजेंट करवाते हैं Be से, B है कैपिटल और E है कौन, स्मॉल से रिप्रेजेंट करवाएंगे। Be = 4 8 आ गया। अब Be जो है बेरिलियम का एटम है वो अनस्टेबल स्टेट में है। तो अनस्टेबल को स्टेबल स्टेट में जाने के लिए 2 लेटर न्यूक्लियस में डिवाइड होना पड़ेगा। जब ये बेरिलियम का एटम 2 लेटर न्यूक्लियस में डिवाइड होगा तो ये इक्वली अल्फा पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इसने तो शर्त रखी हुई है कि एक अल्फा पार्टिकल तो लाजमी निकलेगा, तो दूसरा भी वो अल्फा ही पार्टिकल निकलेगा, क्योंकि अगर 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आ गया और 8 में से 4 माइनस किए तो 4 आ गया, लेकिन 4 फिर भी 4 ही बच जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम लिथियम के ऊपर प्रोटॉन की बुछाड़ करवाएंगे तो उसमें से 2 अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, 2 अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। ये तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। सेकंड जो उसने उन दोनों साइंटिस्ट ने जो सेकंड न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया वो था प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि उसने क्या किया कि प्रोटॉन को एक टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फाल करवाया तो उससे 2 प्रोडक्ट्स आए। उन 2 प्रोडक्ट्स में एक जो प्रोडक्ट होगा वो लाजमी न्यूट्रॉन होगा, यानी कि इसलिए उसने नाम दे दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहले हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन का जर्नल रिलेशन देखते हैं, जर्नल इक्वेशन देखते हैं। वो क्या है, वो है कि उसने क्या किया कि एक टारगेट न्यूक्लियस था Xza, उसके ऊपर उसने प्रोटॉन का बुछाड़ करवाया H11, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कंपाउंड न्यूक्लियस में, CnZ+1 A+1 में कन्वर्ट हो गया। कंपाउंड न्यूक्लियस क्योंकि अनस्टेबल स्टेट में है, इसको उसने स्टेबल स्टेट में लेके जाना है, तो ये क्या होगा 2 लेटर न्यूक्लियस में डिवाइड होगा कंपाउंड न्यूक्लियस। जब ये 2 लेटर न्यूक्लियस में डिवाइड होगा तो उसने शर्त रख दिया कि एक न्यूट्रॉन तो लाजमी निकलेगा। अब ये न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 मास नंबर 1 होता है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 मास नंबर 1 है, तो बाकी इसमें से हम माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो आ जाएगा हमारे पास उसका दूसरा प्रोडक्ट जो उसने हासिल करना था।
यानी कि एक न्यूट्रॉन आ गया तो बाकी क्या आ गया, Z+1 तो वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि उस दूसरी साइड पे जो दूसरा न्यूक्लियस जो दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 का आ रहा है एटॉमिक नंबर, जबकि मास नंबर उसका महंगा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, A+1 में से एक माइनस हो जाएगा, A+1 -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A एज इट इज आ जाएगा, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जनरल रिलेशन। अब हम इसकी एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है कि उसने क्या कर लिया, बोरॉन का एक एटम ले लिया, उसके ऊपर उसने क्या किया कि हीलियम यानी कि प्रोटॉन को बुछाड़ करवाया, H11 को उसके ऊपर फॉल करवाया। जब बोरॉन एटम के ऊपर उसने प्रोटॉन H11 का फॉल करवाया तो वो कन्वर्ट हो गया कार्बन में, कार्बन 6 और 12 में कन्वर्ट हो गया। कार्बन 6 12 क्योंकि अनस्टेबल स्टेट में है तो इसने स्टेबल स्टेट में जाना है, तो ये क्या करेगा कि एक न्यूट्रॉन एमिट करेगा। जब ये कार्बन एटम एक न्यूट्रॉन एमिट करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जबकि उसके एटॉमिक मास में एक कम हो जाएगा, 12 में से एक कम होके 11 रह गया। तो यही बात हमने इधर की थी, एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं आया, जबकि एटॉमिक मास में एक कम हो गया। आगे क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। ये था उन दोनों सेंसेस का सेकंड रिलेशन जो उन्होंने फाइंड किया कि जब हम प्रोटॉन को किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे दो, उन दो प्रोडक्ट्स में से एक लाजमी न्यूट्रॉन पार्टिकल होगा। जो थर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन की वो थी कि जब भी प्रोटॉन को किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उन टू प्रोडक्ट्स में एक जो होगा वो गैमा रेज लाजमी होगा। चलिए इसकी जनरल रिलेशन को देखते हैं, तब आपको समझ आएगा ये क्या है। ये क्या किया उसने, कंपाउंड ये टारगेट न्यूक्लियस ले लिया XCA, उसके ऊपर उसने प्रोटॉन की बिछाड़ करवाई, कन्वर्ट हो गया CN यानी कि कंपाउंड न्यूक्लियस Z+1 A+1 में। Z+1 A+1 में से लाजमी एक तो गैमा रेज निकलेगी, गैमा रेज उसने एज इट इज लिख दी, क्योंकि गैमा रेज का कोई एटॉमिक नंबर नहीं है, कोई मास नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो स्टेबल स्टेट में जब जाएगा तब वहां पर क्या होगा, उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा कि गैमा रेज निकलेगी और साथ एक न्यूक्लियस बन जाएगा जिसे हमने एज इट इज आ जाएगा, वो कंपाउंड न्यूक्लियस के इक्वल ही आ जाएगा, तकरीबन इक्वल होगा, लेकिन कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वो गैमा रेज की फॉर्म में एनर्जी होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रोटॉन गैमा रेज न्यूक्लियर रिएक्शन की। क्या किया कि उसने एक एल्यूमिनियम का एटम ले लिया, एल्यूमिनियम 13 and 27, यानी कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है और उसका मास नंबर जो है वो है 27 है। उसके ऊपर उसने बुछाड़ करवा दी हाइड्रोजन 11 यानी कि प्रोटॉन की उसने बुछाड़ करवा दी। जब प्रोटॉन को उसके ऊपर बुछाड़ करवाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिलिकॉन में कन्वर्ट हो गया, SI फॉर सिलिकॉन, S उसने बड़ा लिखा, I फॉर छोटा लिखा। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14 और उसका एटॉमिक मास है 28। जब एल्यूमिनियम का एटम सिलिकॉन में कन्वर्ट हो गया तब क्या होगा, गैमा रेज निकलेगी, क्योंकि सिलिकॉन किस में चला गया, अनस्टेबल स्टेट है। सिलिकॉन को अब स्टेबल स्टेट में दोबारा जाना है, स्टेबल स्टेट में जाने के लिए वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो किस फॉर्म में करेगा एनर्जी रिलीज, वो गैमा रेज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि उसने गैमा रेज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज की और उसके जो सिलिकॉन का था वो सिलिकॉन ही है, उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि जब अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाएगा तो उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी जब वो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाएगा। जो उसने उन दोनों साइंटिस्ट ने लास्ट ऑब्जर्वेशन की कि जब हम प्रोटॉन को किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो एक ड्यूट्रॉन लाजमी एमिट होगा। ड्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, एंट्रीटियम। ड्यूट्रियम को उसने ड्यूट्रॉन का नाम दे दिया, H12 लाजमी एमिट होगा जब क्या करेंगे, प्रोटॉन को किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे। ये उसकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी उन दोनों साइंटिस्ट की, कोक्रॉफ्ट एंड वाल्टन दोनों साइंटिस्ट से। उन्होंने जनरल रिएक्शन देखते हैं। क्या किया कि उसने प्रोटॉन को XCA यानी कि एक उसने टारगेट न्यूक्लियस ले लिया XCA, उसके ऊपर उसने प्रोटॉन की बिछाड़ करवाई।
प्रोटॉन की बुछाड़ करवाने के बाद वो कन्वर्ट हो गया कंपाउंड न्यूक्लियस में, अनस्टेबल स्टेट में चला गया कंपाउंड न्यूक्लियस। उसके एटॉमिक नंबर में एक 1 ऐड हो गया, उसके एटॉमिक मास में भी 1 ऐड हो गया। जब CN यानी कि कंपाउंड न्यूक्लियस अनस्टेबल स्टेट में था तो उसको स्टेबल स्टेट में जाना है, तो वो क्या करेगा कि एक तो न्यूट्रॉन लाजमी इमिट करेगा क्योंकि उसने शर्त रख दी कि न्यूट्रॉन लाजमी इमिट होगा। सेकंड जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर में कोई 1 चेंजिंग आएगी और एटॉमिक मास में 2 की चेंजिंग आएगी। एटॉमिक नंबर में 1 की चेंज और एटॉमिक मास में 2 की चेंज क्यों आएगी? क्योंकि आगे जो ड्यूट्रॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, एटॉमिक मास है वो है 2, इसलिए एटॉमिक नंबर में 1 की चेंजिंग आएगी और एटॉमिक मास में 2 की चेंजिंग आएगी। इसकी जो एग्जांपल है वो उसने ली है बेरिलियम एटम के साथ। बेरिलियम एटम Be49 ले लिया उसने, यानी कि उसका बेरिलियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है और उसका एटॉमिक मास है वो है 9। उसने क्या किया कि बेरिलियम एटम के ऊपर उसने प्रोटॉन की बिछाड़ कराई H11, बेरिलियम एटम कन्वर्ट हो गया बोरॉन में। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, उसका एटॉमिक मास है 10 है। बोरॉन में जब कन्वर्ट हुआ तो इसमें से एक तो ड्यूट्रॉन निकलेगा और बाकी जो रह जाएगा वो उसका सेकंड प्रोडक्ट होगा। एक उसने क्या निकाल लिया, ड्यूट्रॉन निकाल लिया, और जो जब क्या किया कि उसने 5 है तो एक न्यूट्रॉन निकल गया, ड्यूट्रॉन 1 कम हुआ, यानी कि क्या मतलब रह गया, यहाँ पे बेरिलियम का एटम आएगा, बेरिलियम Be4 and 8 आएगा। 4 और 8 कैसे आया? क्योंकि 10 में से 2 निकल गए, क्योंकि ड्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी अनस्टेबल स्टेट में बोरॉन था वो स्टेबल स्टेट में जब जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? बेरिलियम एटम में कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स की, कि जब भी हम प्रोटॉन को किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे। वो पार्टिकल, वो जो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें से जो एक प्रोडक्ट होगा वो लाजमी होगा या फिर अल्फा पार्टिकल होगा या फिर न्यूट्रॉन होगा या फिर न्यूट्रॉन होगा या फिर गामा रेस होगी। तो ये किन 2 साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, ये भी आपको याद रखना है। ये 2 साइंटिस्ट का नाम था क्रॉकरॉफ्ट एंड वाल्टन। कब फाइंड किया था? 1932 को। और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। कब डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। कब डिस्कवर किया था? 1990 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। बाद में इसी थ्योरी को लेकर वाल्टन एंड क्रॉकरॉफ्ट ने 1932 को प्रोटॉन को किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर, टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाया और उन्होंने ये 4 ऑब्जर्वेशन की कि प्रोटॉन को किस न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो अल्फा निकलेगा, किस न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो प्रोटॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा या ड्यूट्रॉन निकलेगा। आई होप को आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।